नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब स्टूडियो में हमारे मेहमान। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और ट्रंप ने जैसी धमकी दी थी भारत पर, उसका टैरिफ अटैक शुरू हो गया है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर दुगना कर दिया। ट्रंप ने टैरिफ को 25% से अब 50% कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया कल। उन्होंने इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, लेकिन यह आदेश 21 दिन के बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा और 25% का जो टैरिफ है वो आज से ही लागू हो गया है। अब ट्रंप के इस टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को करारा जवाब दिया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी करके कहा गया था कि ये जो भारत के ऊपर अतिरिक्त कर लगाए जा रहे हैं ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है और हमें एक ऐसी चीज़ का दोषी करार दिया गया है जो दुनिया में बहुत सारे और मुल्क कर रहे हैं और हमें अपने देश हित के लिए जो उचित लगेगा हम वो करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो बात कही है ये ज़रूर अब तक वाशिंगटन तक पहुँच चुकी होगी। उन्होंने साफ कह दिया, किसानों और पशुपालकों के हितों से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। मेरे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आगे जो उन्होंने बात कही, जो बहुत लोडेड स्टेटमेंट है, इसके लिए मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं जानता हूं, लेकिन किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए मैं ये कॉस्ट झेलने के लिए तैयार हूं और भारत भी तैयार है। आपको बता दें कि एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स में अमेरिका डील चाहता है और भारत अपने ये क्षेत्र, कृषि क्षेत्र खास करके और डेयरी क्षेत्र, ये खोलने के लिए तैयार नहीं है विदेशी कंपनियों के लिए। और अमेरिका ये बहुत दबाव भारत के ऊपर बना रहा है लगातार कि उसकी कंपनियों को भारत में इस बड़े सेक्टर में प्रवेश करने दिया जाए, लेकिन भारत अड़ा हुआ है। और अब देखिए आगे 25 तारीख को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आना है व्यापार समझौते पर बात करने के लिए और ये इंपॉर्टेंट है, 25 को वो आएंगे और 27 से ही अतिरिक्त 25% वाला टैरिफ लागू होगा। लेकिन आपको सुननी चाहिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। यही तो देश हूं। प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट पर हम लोग बात करें, लेकिन आप पहले ट्रंप की बात भी सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने यह जवाब आज दिया है, मौका कुछ और था लेकिन उन्होंने ये बात कही। और ट्रंप ने कल भारत पर कुल मिला के 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ को लेकर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया उसमें यह साफ लिखा है कि भारत चूंकि रूस से तेल खरीद रहा है इसीलिए भारत के ऊपर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था और अब कुल ये 50% हो गया है। लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के इस 50% के टैरिफ का असर फिलहाल हमारे देश में निर्मित होने वाली दवाओं पर, गाड़ियों और गाड़ियों से जुड़े उपकरणों, पुर्जों पर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। ये बड़े सेक्टर हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी इसका असर नहीं पड़ेगा। ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं इस ऑर्डर से। हाँ, जहां असर पड़ेगा वो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा कपड़ा उद्योग, हमारे हीरे जवाहरात के उद्योग पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। सुनिए जरा आप ट्रंप की बात, उसमें एक और धमकी भी दी उन्होंने, सुनिए। Put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates Could to their happen. purchases? Could happen. Depends on how we do. Could happen.
ये जो अब उन्होंने बात कही, सवाल सीधा पूछा गया उनसे और ये कल से 3 बार सवाल पूछा जा चुका है उनसे कि आप भारत पर भारत को अलग करके उस पर क्यों जुर्माना लगा रहे हैं। तेल तो चीन भी खरीदता है, उसको आपने 90 दिन की मोहलत दे दी है। वो तो ईरान से भी खरीदता है, रूस, दोनों से खरीदता है, और भी देश हैं। भारत को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? ट्रंप के पास इस बात का जवाब नहीं है। ट्रंप से यह भी पूछ लिया गया था कि आप खुद व्यापार करते हैं रूस के साथ, उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं, मैं पता करूंगा। मतलब यह कि भारत को वो सिंगल आउट तो कर रहे हैं। अब लेकिन जो उन्होंने बात कही इससे कि अभी इंतजार कीजिए, अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, ये 50% हुए टैरिफ को, अभी सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे। तो ये सेकेंडरी टैरिफ क्या होते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मतलब क्या भारत पर अभी और टैक्स लगने वाला है? लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री ने जो दो टूक बात कह दी, उसका मतलब क्या? भारत अमेरिका के रिश्ते इस ट्रेड डील को लेकर कहां जा रहे हैं? त्रिपाठी जी देखिए, बड़ा स्पष्ट है, हम दुनिया के हर देश के साथ सम्मानजनक समझौता, चाहे वो कारोबारी समझौता हो, रणनीतिक राजनीतिक समझौता है, उसके लिए तैयार है। लेकिन दुनिया के किसी भी देश को अगर गलतफहमी है कि वो भारत का जो मूल आधार है यहाँ के किसान, उनके हितों पर कोई किसी तरह का दबाव बना लेगा, तो ये लगभग असंभव है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह की कोई बात कहते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर कहते हैं। और इसमें एक बात जिसको कई लोगों को लग रहा होगा, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि इसमें उन्होंने कहा कि इसकी निजी कीमत मुझे चुकानी पड़ सकती है। अब कई बार ये लगेगा कि उनको निजी कीमत क्या है इसमें, कोई ट्रंप यहां चुनाव लड़ने तो उनके सामने आ नहीं रहे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, पिछले कुछ समय में अपोजिशन नरेंद्र मोदी की छवि पर हमला कर रही है। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो ट्रंप से डर गया, ये तो समझौता करेगा ही, ट्रंप दबा देगा। मैं जो बोल रहा हूं ये अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन राहुल गांधी यही शब्द बोल रहे हैं। तो देखें अगर, तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल और पर्सनल डैमेज है। यानी नरेंद्र मोदी की छवि को यह हमला किया जा रहा है कि वो तो डोनाल्ड ट्रंप से दब जा रहे हैं। अब वो वहां खड़े हो गए हैं जहां नरेंद्र मोदी से मजबूत भारतीय राजनीति में मुझे कोई दिखा नहीं। कहां पर? जहां उनके ऊपर ईंट पत्थर चल जाती है और उस ईंट पत्थर से वो सीढ़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। मेरा यह मानना है कि ट्रंप नरेंद्र मोदी को अब जितना धकेलना था धकेल चुके, अब पीछे हटने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। और हो सकता है कि आप उसको अभी हम लोग चर्चा करें, लेकिन वो वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें टिम कुक और डोनाल्ड ट्रंप साथ में खड़े हैं। वो भी बताता है कि दरअसल अब सारी राजनीति क्या है, किसी तरह से कुछ रास्ता मिले। सोचिए, $500 बिलियन पहले ही टिम कुक ने प्लेज कर दिया था। $100 बिलियन प्लेज करा के उसको आप बढ़िया कार्यक्रम बना दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी पता है सच्चाई क्या है। अपनी फैक्ट्री लेके इतनी जल्दी वहां कोई पहुंचने वाला नहीं है। और भारत क्यों मांसाहारी गाय का दूध पिलाएगा भाई अपने लोगों को? हमारे किसानों के हित का मामला है, हमारी संस्कृति का मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं, सीधे अब नरेंद्र मोदी पर हमला है, जिसको अपने हथियार के तौर पर मोदी जी ने जो जवाब दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये जवाब सीधे ट्रंप को है। सीधे ट्रंप को है, इसमें कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रम नहीं, इसमें कोई भ्रम नहीं। जवाब है और बहुत कड़ा जवाब है कि अगर आप इस पे कोई सोच रहे हो कि जरा सा भी ट्विस्ट कर लेंगे तो होने वाला नहीं। दो बातें चूंकि आपने की, मैं बता देता हूं। ये जो आपने टिम कुक, एप्पल के सीईओ की बात की, सीईओ है ना सर वो? हाँ। इन्होंने कहा कि मैं $600 बिलियन जो है एप्पल कंपनी जो है वो निवेश करेगी अगले 4 वर्षों के अंदर अमेरिका के अंदर। और उन्होंने एक, आज जैसे ट्रंप की आदत हो गई है और लोगों को पता चल गया कि खुश कैसे होते हैं, उन्होंने ट्रंप को एक सोने के बेस, सोने का गोल बेस, शुद्ध ठोस सोना, और उसके ऊपर वहां उनके किसी कंपनी में बना हुआ ग्लास की ऐसे एक गोलाकार सी, और वो बेस पे लगा करके, सोने के बेस पे उनको पर्सनली गिफ्ट की है। उनको बड़ा पसंद आया। और उन्होंने, एप्पल के सीईओ ने यह भी कहा कि अब से आईफोन का जो भी प्रोडक्ट बनेगा और बिकेगा दुनिया में कहीं भी, उसके ऊपर जो कांच लगा हुआ है, ये जो शीशा लगा होता है, ये सारे शीशे अमेरिका में बनी एक कंपनी से लगाए जाएंगे। तो एक सेंस में आप कहिए तो उन्होंने टिम कुक, क्योंकि उन्होंने पहले इनको धमकी दी थी कि या तो यहां बनाओ अपना फोन, और अगर बाहर से बना के यहां अमेरिका में बेचोगे तो फिर तुम भी तैयार हो, उतना ही टैरिफ लगेगा जितना उस देश के ऊपर मैं लगाऊंगा। तो असर पड़ना था, टिम कुक ने इसका कुछ जरिया निकाल लिया। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी कल तक पहले ये कह रहे थे कि मोदी को जो है, मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि अडानी पर इन्वेस्टिगेशन जारी है अमेरिका के अंदर। कल उन्होंने दूसरी बात ये कही कि ट्रंप का ये 50% टैरिफ, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है और भारत को बुली करने के लिए है एक अनफेयर ट्रेड डील के अंदर। ठीक है, इतनी बात तो लगती है, लेकिन ये इसमें ब्लैकमेल शब्द कहां से आया? ये वही अडानी से जुड़ा हुआ है कि अडानी के मामले को लेकर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं इंडिया को और मोदी को। और फिर वो आगे लिखते हैं, पीएम मोदी बेटर नॉट लेट हिज वीकनेस ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। प्रधानमंत्री अपनी कमजोरियों को आड़े ना आने दें, भारत के हित में जो भी बात करनी है उन्हें। और कल से कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन चला रखा है, वीक प्राइम मिनिस्टर,
कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उनका ऑफिशियल हैंडल से, उनके प्रवक्ताओं के हैंडल से आप यही बात जाती हुई है जो दिखाई देंगे। विनोद जी, पहले तो मतलब क्यों अभी तक भारत ने रुख दिखाया है? क्या ये कमजोर देश का रवैया दिखाई दिया, या एक कमजोर प्रधानमंत्री या एक सा प्रधानमंत्री जो ब्लैकमेल हो रहा हो उसका रवैया है क्या? नहीं, अभी तक तो खैर जो प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है, जो उन्होंने कहा, तो वो एक मजबूत स्टैंड है और कहीं से नहीं लगता कि वो दबाव में भारत आएगा या ब्लैकमेल का शिकार होगा। अभी तक तो यही है और जो है वही उसको मानना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, एक चीज़ जरूर थोड़ा मैं समझ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। तो व्यक्तिगत कीमत क्या हो सकती है? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी कीमत चुकाएगा, जो भी होगा पूरे देश का होगा, उसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं और हम सब हैं। लेकिन व्यक्तिगत का मुझे थोड़ा सा समझिए बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है कि व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत से उनका मतलब ये होगा कि वो ट्रंप की जो मित्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी, वो भी व्यक्तिगत एक नुकसान होता है। या वो ये कि भाई अब टैरिफ लगाए तो हमले तो मुझ पर ही होंगे ना? नहीं, हमले तो होंगे, लेकिन एक स्टैंड अगर लिया है तो उस पर तो वो देखिए, इससे कौन कहेगा कि वो किसानों से के हित में समझौता कर ले भारत? कौन कहेगा डेयरी उद्योग खोल ले? कोई नहीं कहेगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे कोई भी हो। हर नागरिक, हर देश का व्यक्ति चाहेगा कि भारत का कृषि क्षेत्र, भारत का डेयरी क्षेत्र और वो जो भारत के कोर सेक्टर्स हैं वो भारत की ही उसमें रहें, हम क्यों खोलें? तो इसलिए तो मुझे लगता है ये तो एक तरह से अगर भारत और प्रधानमंत्री ने जो अभी तक का स्टैंड लिया है, अगर भारत इस पर कायम रहता है, जो कि रहना चाहिए, तो मुझे लगता है ये तो प्रधानमंत्री जी के लिए एक अच्छी बात होगी। लोग उनकी इस शक्ति को, से इनकी छवि सुधरेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता, वो व्यक्तिगत वाली बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आएगी। व्यक्तिगत आप कह रहे हैं कि मतलब इस पूरी परेशानी तो है एक हमारी परेशानी तो पूरे अर्थ से मोदी जी की छवि बेहतर ही होगी अगर इन्होंने अगर स्टैंड लेंगे, अगर बोर्ड रुख जारी रहा। भाई स्टैंड लेंगे तो आज तक लोग इंदिरा गांधी को याद करते नहीं करते कि वो अमेरिका से सातवां बेड़ा आ गया, सब आ गया, हमले खतरा हो गया, लेकिन स्टैंड लिया ना। कल से याद दिला रहे हैं कांग्रेस ही, अरे इंदिरा गांधी से सीखो, अमेरिका के सामने खड़ी हो गई थी, सातवां बेड़ा। मैं कह रहा हूँ कि जब कोई प्रधानमंत्री मजबूत स्टैंड लेता है तो उसको याद किया जाता है। अटल जी ने मजबूत स्टैंड कारगिल पे लिया था, तो आज लोग याद करते नहीं, याद करते कि अटल जी ने कहा था कि भाई वो नहीं गए अमेरिका। तो जब भी कोई प्रधानमंत्री एक स्ट्रांग स्टैंड लेता है तो उसको मैं आपको दो रिएक्शंस और दिखाता हूं। एक राहुल गांधी ने जो कहा उस पर बीजेपी ने रिएक्ट किया, और दूसरा विदेश मंत्री ने भी एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ट्रंप से ये जो टैरिफ को लेकर हमारा झगड़ा है, इसके पीछे वजह वो तो यही बता रहे हैं कि रूस से भारत तेल खरीदता है, रूस की वॉर मशीनरी को हम फंड कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया में इन सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से देशों के संबंध पाकिस्तान के साथ भी हैं, भारत को भी बुरा मानना चाहिए, लेकिन भारत ने कभी इसको कोई मुद्दा नहीं बनाया। पूर्व अमेरिकी एम्बेसडर, राजदूत भारत में एरिक गारसेटी, उनका स्टेटमेंट है कि हमने एनकरेज किया भारत को कि तुम रूस से तेल खरीदो, क्योंकि हम चाहते थे कि रूसी तेल की खपत कहीं हो, वरना दुनिया में तेल के दाम बहुत बढ़ जाते हैं। आज एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने एक और डेटा दिया इसमें, अगर रूस और भारत और चीन दोनों रूस का तेल खरीदना बंद कर दें, मान लीजिए आज 65-70 के बीच में डॉलर के बीच में क्रूड की प्राइस है, वो पहुंच जाएगी $120। और अगर अकेला भारत ही बंद कर देता है तब भी वो कीमत $90 पर पहुंचेगी। दुनिया में किसका फायदा होगा इससे? और क्या ट्रंप ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं चाहेंगे ट्रंप की दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाए, क्योंकि इसका नुकसान हर देश को होता है। अब दूसरी बात जो उन्होंने वो कही कि आप रशिया से हमारी मित्रता से नाराज हो, पाकिस्तान को तो आप पता नहीं कहां गले लगा रहे हो। हमको तो फूफा बन के बिल्कुल बात ही करना बंद कर देना चाहिए था। मैंने कहा हम क्या बात खेलते ही नहीं, तुमसे क्या मतलब हमारा, तो हमारे दुश्मन को बुला रहे हो लंच पे। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया ना। देखिए, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री की मोदी की कार्यशैली और प्रधानमंत्री मोदी की डिसीजन मेकिंग को बार बार भांपने में चूक कर रहे हैं। अब देखिए, 5 दौर की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में हो चुकी है ट्रेड डील को लेकर, लेकिन कोई अभी तक फैसला नहीं हुआ है। 6ठी दौर की बातचीत के लिए अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल 24 अगस्त को भारत आने वाला है और 25 अगस्त से बैठक शुरू होने वाली है। 5 बैठक के अंदर भी, कल न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर आर्टिकल था कि 5 दौर की बातचीत के बाद भी अमेरिका भारत को एक कदम भी आगे नहीं बढ़वा पाया है उनकी शर्तों के आगे। यह भारत के काम करने का तरीका है, प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति है और देश के प्रति जो प्रतिबद्धता है कि कुछ भी हो जाए देश का नुकसान नहीं हो दूंगा। ट्रंप चाहे उसके लिए 25% टैक्स लगाए, ट्रंप चाहे 50% कराए और ट्रंप चाहे उसको बढ़ा के 100% टैक्स कर दे। जहां देश के हित की बात आएगी, प्रधानमंत्री मोदी 1 इंच भी उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि यह ट्रंप को एक बड़ा सबक है कि वो लगातार जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कल धमकी देकर 25% का एक टैरिफ लगा दिया है कि भाई अब भारत झुकेगा,
तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली और भारत का जो इतिहास रहा है कि कभी भारत इस तरीके से दबाव में भी झुका नहीं हो, और आज भारत की जो स्थिति है, और अमेरिका में तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं उसके खिलाफ 27 से ज्यादा केस दर्ज हो गए कोर्ट के अंदर कि भाई ये जितने भी निर्णय ले रहे हैं सारे अनैतिक है और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले। और ट्रंप जो 1977 का हवाला दे रहे हैं कि 1977 में एक लॉ पास हुआ था अमेरिका में, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, और यह राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि ऐसी स्थिति में कि जब कोई आर्थिक सुनामी आने वाली हो या कोई ड्रग्स का बड़ा मामला हो तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके किसी भी देश पे टैरिफ लगा सकता है। तो कल कोर्ट ने पूछा है कि क्या आपको किस देश से ऐसा डर है कि जहां से आपके पास ड्रग्स आ रही है, किस देश से आपको ऐसा डर है कि आपसे आर्थिक सुनामी आ रही है। और जो व्यापार इनबैलेंस था ये तो पहली बार नहीं है, ये पहले भी रहा है देश के साथ। वो ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं, वो एक्स का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें उन्होंने एक पोस्ट में यही लिखा है कि अमेरिका में अरबों नहीं खरबों डॉलर आएंगे जो मैं टैरिफ लगा रहा हूं, लेकिन अगर ये लेफ्ट लीनिंग कोर्ट्स कार्रवाई ना करें तो उनको भी खतरा है इस बात का कि वहां की अदालतें जो हैं वो इस पर रोक लगा सकती हैं। हम पर इंपैक्ट का विजय जी जहां तक सवाल है, यूएस को जो भारत इंपोर्ट करता है टोटल कुछ $90 बिलियन के करीब मोटा मोटा, उस पे से आधे से ज्यादा पे लगभग 60% पर ये 50% टैरिफ जो है वो लागू हो जाएगा। और अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट, हमारी जीडीपी में उसका योगदान है 2% का, टोटल 2% हमारी जीडीपी अमेरिकी एक्सपोर्ट पर निर्धारित है। आप समझ लीजिए कि उसके 60% के ऊपर ये 50% टैरिफ लागू होगा, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 0.4-0.5% जीडीपी का लॉस इसके 0.224 मैक्सिमम अपर लिमिट 0.4 है, 0.2 नुकसान हो सकता है 0.2 है। और कल आरबीआई ने जब अनुमान जारी किया इस फिस्कल ईयर का हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, तो उसने उसको 6.5% पर ही रखा है जो पहले था, बदला नहीं है इन सब टैरिफ के बावजूद। तो क्या हम पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा ही, बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक तो हमारा मार्केट जो है कंज्यूमर प्रोडक्शन वाला मार्केट है कि हम खुद भी कंज्यूम करके मार्केट को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, दुनिया में 235 देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट चल रहा है और 160 देशों से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स को। अमेरिका के साथ बड़ा हमारे साथ है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। हाँ, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है और खासतौर से फार्मा को लेकर जो जितना काम हो रहा है 30% से ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है। दो चीज़ें समझिए, जैसे अभी समीर जी ने भी जिक्र किया कि अमेरिका में ट्रंप साहब लीगल सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भी आ गए इस समय, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं और जिस एक्ट का जिन्होंने जिक्र किया IEPA जो वहाँ पर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, तो उसमें फंसने वाले हैं ट्रंप साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मोटे तौर पर, मतलब ये अब फैसला नहीं आया कि भाई क्या ज़रूरत है ये इस तरह के टैरिफ लगाने की। दूसरा, वहाँ पर ये भी चर्चा हो रही है कि अमेरिका को कितना नुकसान होगा, जो अभी आपने बताया टैरिफ ट्रंप साहब बहुत फ़ायदा बता रहे हैं, तो वहाँ पर हर अमेरिकन को $2400 का नुकसान हो रहा है पर ईयर, ठीक है। और कुल मिला के जीडीपी में उनको भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो करीब 11 लाख करोड़ रुपए का, 11.5 लाख है, 11.6 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है, जो इतना सामान महंगा हो जाएगा उस सब का असर ये है। तो ये तो अमेरिका की स्थिति है, लेकिन ट्रंप साहब अब नाराज हो जाते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी कि चौधरी साहब नाराज हो जाएं तो नाराज हो जाते हैं। अब वो किस बात पर नाराज हैं? रशिया के साथ नाराज हैं। मुझे लगता है रशिया से ज़्यादा ये एग्रो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो मसला है ना, रशिया तो एक बहाना है क्योंकि रशिया के साथ वो खुद भी कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, लेकिन एग्रो और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है। और जो चीज़ ट्रंप साहब समझ रहे हैं और राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि वीक प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे लगता है कि ये सही दोस्ती निभा रहे हैं ट्रंप साहब। ये नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का मौका है, मजबूत होने का मौका है। मुझे नहीं लगता, कल भी हमने चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर भारत झुकेगा, क्योंकि ये एक बड़ी पॉलिटिकल मैसेज, इसकी कोई संभावना नहीं है। इसकी कोई संभावना नहीं है। 60% जो लोग हैं आबादी है कम से कम, वो उस पूरे इकोनॉमी एग्रो इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये होगा। और ये प्रधानमंत्री को जो उन्होंने कहा व्यक्तिगत नुकसान होगा, हमला होगा, मुझे लगा व्यक्तिगत तौर पे वो मजबूत होंगे। वैसे वो क्या कहना चाह रहे थे आपके हिसाब से, जब उन्होंने जो कहा इंटरनल कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी? इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उसका एक असर जो बार बार कहते हैं ना, आप ये भी बता रहे थे कि ट्रंप के आगे दब गए, अडानी के आगे और फलाना निकालना जो भी चल रहा है। ये भी है कि भारत ने उनको नोबेल
पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया। उनको लग रहा था पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया है, इजराइल ने कर दिया है, भारत भी कर देता तो वो टैक्स नहीं लगाता है। भारत ने नहीं किया, उन्होंने शायद संदेश भी भेजा होगा, लेकिन मोदी ने कह दिया कि भाई अभी आप उस लायक बने नहीं हो, जब बनोगे हम देख लेंगे। तो मुझे लगा पर्सनल नाराजगी यहाँ पे वो निकाल रहे हैं। कोई वजह तो रही होगी। मल्टी अलाइन जो डिप्लोमेसी है उसमें हम लोग ऐसे कमजोर स्थिति में नहीं है, इकोनॉमी के हिसाब से भी कमजोर स्थिति में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मौका तो प्रधानमंत्री को यदि पॉलिटिकली और व्यक्तिगत तौर पे मजबूत होने का मौका ट्रंप साहब ने दिया है। वैसे राहुल गांधी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी कमजोर मत पड़ जाना, अब अमेरिका के सामने अपनी कमजोरी आड़े मत आने देना। क्या कमजोर अमेरिका के आगे मतलब कोई प्रधानमंत्री हमारा भारत में तो कोई एक भी प्रधानमंत्री नहीं पड़ा। तो लेकिन इनको जवाब दिया बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने, सुनना आपको सुनाते हैं। कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला हो, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो तो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, डबल ए की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे। इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, जीएमआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया, एसआर का हवाई जहाज आपने क्यों उपयोग किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने है न किसी का लिया है, न किसी को वो देने वाले हैं, न खाते हैं, न खिलाने वाले हैं। तो ये राहुल गांधी की जो मानसिकता एक्सपोज होती है और अमेरिका के खिलाफ पूरे देश में जो टैरिफ के खिलाफ एक माहौल है, उसमें वो एक पंक्चर का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है देशद्रोह है। देशद्रोह कहा इसको, आपने सुना अभी निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के ट्वीट्स पर वो बात कर रहे थे। वैसे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर के अंदर होनी है, तो उसमें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कोई ठीक जानकारी दीजिए। हाँ, उसमें कहने कहाँ वाले हैं, उसमें तो बम फोड़ने वाले हैं, बम फोड़ेंगे आज, एटम बम। अच्छा, तो ये क्या उस पे होगी इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन पर होगी। नहीं, वैसे कांग्रेस के लिए कोई बहुत अच्छे दिन चल रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कल ही 2 एटम बम और फूटे हैं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पर सब लोग अपनी बात कह लेते हैं ना। तो यूपीए काल के 2 IAS अफसरों ने, एक उस वक्त के वित्त सचिव, एक उस वक्त के कोयला विभाग, दोनों ने बड़ी विस्फोटक बातें कह दी हैं। वो एटम बम थे कि हाइड्रोजन बम थे कि सुतली बम थे, वो अलग विषय। एक ने कहा खुलकर कि उस वक्त एक मंत्री थी, वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स को की फाइल दबाकर बैठी थी, फाइल आगे नहीं बढ़ा रही थी, और मैंने ये बात जरिए करते 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 बहुत दिनों बाद जब कुछ नहीं हुआ सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाई, तब भी कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने खुलकर कहा कि वो मंत्री रिश्वत ले रही थी। दूसरा उन्होंने कहा मंत्राणी महिला मंत्री थी, अब नाम वही लें हम क्यों। उन्होंने कहा वो खुलकर रिश्वत ले रही थी। फिर दूसरे वित्त सचिव ने यह बताया कि एक बार उन्हीं मंत्री को इसी पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, मैं बीमार हूं। फिर बताया गया कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना पड़ेगा। तो 40 मिनट के बाद आई, मतलब 40 मिनट भारत के प्रधानमंत्री ने इंतजार किया मंत्री के आने का अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। यह भी बताया जाएगा ना कहीं पर, त्रिपाठी जी? नहीं, ये मतलब एक तो ये कि मैं इस पे थोड़ा सा मेरी राय है कि ये सारे लोग हालांकि बड़े अच्छे अधिकारी रहे हैं, उनका बड़ा शिक्षा में और कोयला में दोनों में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन जब ये अधिकारी एक समय के बाद बोलते हैं तो कई बार ये भी लगता है कि आपने रहते हुए क्या क्या ठीक किया है, जरा उसकी बात करें तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिसकी बात कर रहे हैं तो उस वक्त मुझे याद है किसी ने शायद छापा भी था, कुछ जयंती टैक्स या क्या करके उस वक्त कहा जाता था कि ये कुछ तो था, मतलब वो शब्द याद मुझे नहीं आ रहा है इसलिए वो शब्द मुझे नहीं। तो ये हर कोई जानता है, लेकिन उन्होंने पुख्ता क्या किया, उन्होंने 3 बातें पुख्ता की। हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त था, बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे, उनके जैसे लोग लगातार सरकार को, प्रधानमंत्री को बता रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री असहाय थे,
प्रधानमंत्री कुछ करने की अवस्था में नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी और सुपर से भी ऊपर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, ये था डेमोक्रेसी का पूरी तरह से, जिसको कहे ना कि उसके ऊपर जो चढ़ जाना, लोकतंत्र को खत्म कर देना, वो काम था। ये तीन बातें उसमें से निकल गई। सर ब्रेक का समय हो गया, एक लाइन बाद में बात कर लें। इसमें है कहां, जरा पता करो। एक लाइन में इनकॉग्निटो है वैसे तो बहुत नहीं, समय किस से। पार्टी में है भी पता कर लेना। हरिशंकर परसाई मुझे बदल गई पार्टी। और क्या हरिशंकर नहीं बदली है, बिल्कुल नहीं बदली है। ना बिल्कुल एक लाइन के नीचे एक लाइन केवल मैं कह रहा हूं कि हरिशंकर परसाई मुझे अचानक याद आ गए, जिन्होंने कहा कि सरकारी अफसर रिटायर होने के बाद सबसे पहले ईमानदारी की शपथ खाता है। ऐसे याद आ गए थे हरिशंकर। ठीक है, लेकिन उनकी बातों को चैलेंज किया हो किसी ने, ऐसा भी नहीं है।